स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 4 के मोर्चे का, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी। इसमें हर मोर्चे पर होगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में कहे तो 4 का मोर्चे में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे हर खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले आपको बताते हैं पहले मोर्चे की खबरें। आज पहले मोर्चे में बात होगी उस सनसनीखेज खबर की जिस पर लखनऊ से दिल्ली तक घमासान तेज हो गया है। वहीं अगली खबर भाजपा के महाविजय प्लान की होगी, जिसे लेकर भाजपा के योद्धा आज से मैदान में उतर गए हैं। 2024 की भरपूर तैयारी की जा रही है और इसे लेकर महाविजय प्लान भारतीय जनता पार्टी का तैयार है। इसके अलावा बात होगी पूर्व मुख्यमंत्री को मिली बड़ी जिम्मेदारी की। इनकी क्या भूमिका रहने वाली है ये भी आपको विस्तार से समझाएंगे। इसी के साथ तो पहले मोर्चे की चौथी खबर भी काफी अहम है, क्योंकि भाजपा ने यूथ जिताए बूथ फॉर्मूले पर काम भी तेज कर दिया है। और चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। यूपी भवन में यौन उत्पीड़न केस में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी राज्यवर्धन ने वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी है। कांग्रेस नेता पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, आरोपी राज्यवर्धन परमार का यह कहना है। महिला को राजू सिंह ने मेरे पास भेजा था। अब आरोपी ने वीडियो जारी करके अपनी सफाई पेश की है। आरोपी राज्यवर्धन की तरफ से ये वीडियो जारी करके अपनी सफाई पेश की गई है और कांग्रेस नेता पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। और मीनाक्षी कपूर ने मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन मैंने देना से मना कर दिया। इसीलिए साजिश रची जा रही है, आरोप रचा जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरा एक बार नार्को टेस्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं साजिश है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तो आरोपी ने जहां इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है, वहीं इस मामले में लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है और सीएम योगी के आदेश पर मामले में कार्रवाई भी हो चुकी है। इस बीच एबीपी गंगा ने पीड़िता से बात की। पीड़िता का दावा है कि शिकायत के बाद उसे धमकियां मिल रही है। मैंने विश्वास करके वहाँ बैठी रही। मैं वेट कर रही थी कि कब तक आएंगे, कब तक आएंगे, जब तक ये अपने कपड़े वपड़े खोल के मेरा शोषण करने के लिए मेरे को वो फोर्स कर रहा था कि आप मेरे साथ ये कीजिए वो कीजिए, नहीं तो आपका जितना प्रोफाइल जो आपका बना हुआ है। 2 दिन के मुलाकात में ये मेरा इतने सालों का प्रोफाइल जीरो करने की धमकी दे रहा था कि तेरा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में भाजपा मिशन 80 में जुट गई है। महाविजय के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। भाजपा का मकसद 2024 में हैट्रिक लगाने का है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर भाजपा ने घर घर जाकर प्रचार अभियान शुरू किया। आज से भाजपा ने देश भर में कार्यक्रम करने का जो प्लान तैयार किया था उसे जमीन पर उतारा गया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर एक वीडियो भी शेयर किया। 9 साल है प्रयास के, वहीं भाजपा सरकार पर अब विरोधी हमलावर हो गए। सपा ने भाजपा के महाअभियान पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी की नीति पहुंचाना और सरकार को उन जन विरोधी नीतियों को उनके बीच में एक्सपोज करना, जनता को तक पहुंचाना कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में लूट खसोट करके पूरे देश की आर्थिक नीतियों को के हिसाब से खराब कर दिया है। ये पहुंचाने की जिम्मेदारी है। और यूपी में भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान पर यह बड़ी खबर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाए गए 5 लोकसभा क्षेत्रों के इंचार्ज। 5 लोकसभा क्षेत्रों में अभियान की कमान संभालेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। आजमगढ़, बलिया, देवरिया, सलेमपुर, बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का इंचार्ज बनाया गया है। 2 जून से अभियान की तैयारियों को लेकर मोर्चा संभालेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। दरअसल कल केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा आज से 30 जून तक देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। भाजपा हर बूथ को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है, जिसके लिए भाजपा युवा ब्रिगेड को उतारने वाली है।
2024 की जंग के लिए भाजपा सभी मोर्चों पर ब्रिगेड तैयार कर रही है। अलग अलग मोर्चों पर विपक्ष को चित करने की तैयारी है, जिसके लिए भाजपा ने युवा मंथन शुरू कर दिया है। लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। भाजपा ने हर बूथ पर विजय हासिल करने का टारगेट तय किया है। 2024 में केवल कमल खिलाने का सवाल नहीं, बल्कि 2047 में विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने का सवाल है, विश्व गुरु बनाने का सवाल है। राजनीतिक प्रस्ताव और अभियानों पर मंथन, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा, यूपी की सभी 80 सीटें जीतने पर मंथन, बूथ की कमान युवाओं को सौंपने पर भी चर्चा। 2024 चुनाव से पहले युवाओं को साथ जोड़ना। यूपी में करीब 4 करोड़ युवा मतदाता हैं। 4 करोड़ युवा मतदाताओं को साथ लाने की कोशिश है। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी। दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा राष्ट्र के विकास के लिए 9 साल का अटूट समर्पण, विकसित भारत के लिए मेहनत जारी रहेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया ट्वीट। शाह ने लिखा, सुरक्षा, राष्ट्रीय गौरव और विकास के 9 साल है। ये सुशासन और गरीब कल्याण का सुनहरा काल और जन सेवा के 9 साल हैं। अलीगढ़ के आरटीआई कार्यकर्ता ने सांसद सतीश गौतम को लिखा पत्र, पूछा कब हटेगी एएमयू से जिन्ना की तस्वीर, भ्रष्टाचार विरोधी सेना वादा खिलाफी को लेकर आपके कार्यालय पर करेगी धरना प्रदर्शन। सपा विधायक अभय सिंह के साले संदीप सिंह को लेकर बड़ा खुलासा, माफिया मुख्तार अंसारी के पते पर ट्रांसफर कराया था फर्जी शस्त्र लाइसेंस। मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से एसटीएफ कर सकती है पूछताछ। और अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। दूसरे मोर्चे में आपको बताने वाले हैं चौधरी के पश्चिम घमासान की, क्योंकि आगामी चुनाव के लिए जयंत ने गांव-गांव में मोर्चा संभाल लिया है। इसी के साथ चुनावी तपिश इस कदर बढ़ गई है कि अब मायावती ने भी अखिलेश की घेराबंदी शुरू कर दी है और तीखे प्रहार और सवालों की रफ्तार भी बढ़ा दी है। अखिलेश के खिलाफ मायावती के हल्ला बोल पर भाजपा भी बेचैन है। भाजपा के दिग्गज लगातार विपक्ष की हर हलचल पर नजरें जमाए बैठे हैं। इन तमाम खबरों के अलावा दूसरे मोर्चे में बात होगी आजम पर नए संकट की, क्योंकि आजम के खिलाफ 1888 पन्नों की किताब पुलिस ने तैयार कर ली है। तो पश्चिमी यूपी में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पूरी ताकत झोंक दी। गांव-गांव में जाकर जयंत चौधरी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। आगरा के बाद जयंत चौधरी गाजियाबाद की परिक्रमा पर हैं। गाजियाबाद में जयंत चौधरी ने सभा की। जयंत चौधरी गाजियाबाद के 2 दिन के दौरे पर हैं। पहले दिन मुरादनगर में आने वाले गांव में जनसंपर्क किया। पहले दिन जयंत चौधरी 8 गांव में सभाएं करने पहुंचे। जयंत चौधरी ने बागपत, अमरोहा और आगरा में पहले ही जनसंपर्क अभियान किया हुआ है। जयंत चौधरी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में जनता उन पर विश्वास जताएगी। लोगों से सीधा संवाद करने का, जब चुनाव होता है तो बड़े मंच सजाए जाते हैं, इस तरह का संवाद नहीं हो पाता और ये जुड़ाव बहुत पुराने हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनके हाथ को पकड़ के आगे बढ़ूं। 2024 के चुनाव के लिए जयंत चौधरी ने माहौल को अपने पक्ष में करने का प्लान बनाया, जिसे अब जयंत जमीन पर उतार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हमारे लोकल के गांव में आना जाना था वो कम हो। तो पश्चिमी यूपी में पूरे दमखम के साथ जयंत चौधरी उतर गए हैं और 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा आगरा के तमाम गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने की कोशिश जयंत चौधरी की जारी है। आगे बढ़ेंगे तो यूपी विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे बेशक घोषित हो गए हों, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। परिषद की दोनों सीटों पर सपा की हार के बाद अखिलेश यादव बसपा प्रमुख मायावती के निशाने पर हैं। मायावती ने अखिलेश पर साजिश का आरोप लगाते हुए दलित और ओबीसी के मुद्दे पर घेराबंदी तेज कर दी है। मायावती ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया और लिखा, सपा ने हार तय होने के बावजूद उम्मीदवार खड़े किए। सपा ने दलित ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करके हरवाया। दलित ओबीसी के लिए सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। सपा की संकीर्ण घृणित राजनीति से दलित पिछड़ों का अहित, दलित और पिछड़े वर्ग को सपा से सावधान रहने की सख्त जरूरत है। ये जो ट्वीट बहुजन समाज पार्टी से आया है, ये अपराध बोध में दिया गया वक्तव्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को मालूम है कि लोग उनसे ये पूछेंगे कि आप
अपना वोट डाल सकते थे, आपका अधिकार था वोट डालने का, तब आपने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट क्यों नहीं दिया? मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठा दिए और दलित पिछड़ा वर्ग की राजनीति को धार दे दी। आपको बता दें कि सपा ने ओबीसी वर्ग से राम जतन राजभर और दलित वर्ग से आने वाले रामकरण निर्बल को मैदान में उतारा था, लेकिन उपचुनाव में दोनों की करारी शिकस्त हुई, जबकि भाजपा की पद्म सेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बसपा प्रमुख मायावती के सपा पर तीखे हमले के बाद सियासत तेज हो गई है और इस मामले में भाजपा भी मैदान में कूद पड़ी है। अखिलेश यादव जी केवल पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का काम करते हैं। वो परिवारवाद से, जातिवाद से, गुंडागर्दीवाद से, तुष्टीकरणवाद से बाहर कभी नहीं निकल सकते। इसीलिए सपा को समाप्त होना जरूरी है। इसलिए जनता ने तो उनको सबक सिखा ही दिया है। कल विधान परिषद के चुनाव में धूल चाट चुके हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि कभी दुस्साहस नहीं करेंगे पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का। देखिए, सही बात है, उन्होंने सही कहा है। जब जीतना होता है तब वो दूसरे तरह के प्रत्याशी ले आते हैं मैदान में, और जब हराना होता है तो उस समय दलित और अति पिछड़ा की बात करते हैं। अभी फिर से देखिए चुनाव आने वाला है। अभी जुलाई में फिर से राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव आने वाले हैं। देखेंगे कि कितने ये दलित प्रेमी हैं, कितने जो है अति पिछड़ा हैं। ये तो केवल हारने के लिए देना था। और अब बात सपा नेता आजम खान की, जिनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल हेट स्पीच मामले में राहत के बाद अब एक और संकट उनके सामने आ गया है। फर्जीवाड़े के जरिए रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के मामले में आजम खान की मुश्किल बढ़ने वाली है। रामपुर की शहर कोतवाली पुलिस ने आजम खान के खिलाफ 1888 पन्नों की चार्जशीट कड़ी सुरक्षा के बीच संदूक में बंद कर MP MLA कोर्ट सेशन ट्रायल में पेश की है। ये मामला साल 2016 में सपा की तत्कालीन सरकार के वक्त का है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए यतीम खाने की जमीन पर बेसिक शिक्षा विभाग से रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता ली गई, जिसके लिए दूसरे स्कूल की फर्जी फायर NOC और CNDS द्वारा जारी फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का आरोप है। इस केस में आजम खान के अलावा पत्नी तजीन फातिमा और BSA ऑफिस में तैनात तत्कालीन बाबू तौफीक अहमद आरोपी हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई 6 जून को होगी। आपको बता दें कि इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग का तत्कालीन बाबू तौफीक अहमद पहले से ही जेल में बंद है और अब ये केस कोर्ट में विचाराधीन है। तो 4 के मोर्चे में दूसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। अगले मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। लखीमपुर खीरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा तिकुरिया कांड में जो किसान जेल में बंद थे उनके परिजनों से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में युवती को परेशान करने के मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। युवती से शादी के लिए दबाव बना रहा था युवक, छात्रा के घर पर पथराव का भी आरोप। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड, चाकू से वार करके साक्षी को उतारा था मौत के घाट। CCTV में कैद हुई थी वारदात। बुलंदशहर में हुए साक्षी हत्याकांड पर साहिल की बुआ का बयान, कहा साहिल को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो चलिए अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे पहलवानों की लड़ाई मेडल के बहाने आई। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। 4 के मोर्चे में आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी अखिलेश के एक विधायक पर कानूनी संकट की। किस मामले में सपा विधायक को हुई जेल, विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं पश्चिमी यूपी में नए आंदोलन की आहट होने लगी है। 2024 चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में नया तूफान आ सकता है। खबरें यही खत्म नहीं होगी। पहलवानों पर शुरू हुए सियासी दंगल के बारे में भी बात करेंगे, जो अब मेडल बहाने तक पहुंच गया है। और वही बात होगी यूपी पुलिस के नए बॉस की, जिस पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। तो सपा विधायक और बाहुबली रमाकांत यादव को बड़ा झटका लगा है। करीब 4 साल पुराने केस में उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई है। जौनपुर की दीवानी कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव को 9 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय द्वारा 147 में 4 महीने की सजा, 323 में 2 महीने की सजा, 504 में 2 महीने की सजा और 149 में 1 महीने की सजा, कुल 9 महीने की सजा और 7,000 रुपये जुर्माना करके
दंडित किया है। दरअसल रमाकांत यादव को फतेहपुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच जौनपुर की दीवानी कोर्ट लाया गया था, जहां 2019 में काफिले के दौरान मारपीट के मामले में उन पर आरोप सिद्ध हुए। फिर कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई सीट से विधायक रमाकांत यादव अभी जेल में बंद है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में सियासी तूफान खड़ा होने लगा है, जिसने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज प्रत्याहार को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नहीं दिख रहा। गौरव यात्रा को लेकर दो समाजों के बीच तनातनी के बाद अब सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बीच गौरव यात्रा की अगुवाई करने वाली पथिक सेना ने भाजपा के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा निकलेगी, पूरे देश के सभी राज्यों में यात्रा निकल के अपने समाज को संगठित करके सत्ता पर किस तरीके से हमें पहुंचना है। अब इस मुद्दे को आंदोलन का रूप देने के लिए मेरठ में एक समाज के लोगों ने बड़ी बैठक बुलाई है। वहीं जयंत चौधरी ने भी भाजपा पर साजिश का आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कंट्रोवर्सी खड़ी किसने की? खुद योगी बाबा इस बात को खड़ा कर गए। इससे पहले कहाँ तनाव था? खुद योगी बाबा जी ने ये मुद्दा पैदा किया, शुरू किया। दरअसल इस विवाद की शुरुआत सहारनपुर से हुई थी, जहां सम्राट मिहिर भोज को लेकर दो समाज आमने सामने आ गए। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगाई और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। सहारनपुर में बेशक ये हंगामा रुक गया, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी में इस मुद्दे पर संग्राम तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर डब्ल्यूएफआई और पहलवानों के बीच छिड़ी जंग अब और बड़ी होती जा रही है। धरने पर बैठे पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का फैसला लिया है। पहलवानों के मुद्दे पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार से मामले में दखल देने की मांग की है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। लिखा कि सरकार महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। पहलवानों पर हुई कार्रवाई को राहुल गांधी ने सरकार का अहंकार बताया और कहा कि पूरा देश अन्याय देख रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं और भाजपा के महिला सुरक्षा के नारों को खोखला बताया। वहीं राकेश टिकैत भी लगातार ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पॉस्को की धाराएं जब लगती है पॉस्को, तो गिरफ्तारी पहले होती है और पूछताछ बाद में। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अब अगले डीजीपी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। यूपी के डीजीपी आरके विश्वकर्मा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। डीजीपी आरके विश्वकर्मा 31 मई यानी कल रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद अगले डीजीपी को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीसीआईडी के डीजी और विजिलेंस का अतिरिक्त प्रभार देख रहे 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को अगला डीजीपी बनाया जा सकता है। हालांकि विजय कुमार का रिटायरमेंट जनवरी 2024 को है। विजय कुमार के बाद 1988 बैच के ही आईपीएस आनंद कुमार का भी नाम चर्चा में है। स्पेशल डीजी बनाए गए प्रशांत कुमार भी रेस में हैं। खबर है कि यूपी सरकार ने डीजीपी के सेवा विस्तार के लिए कोई प्रत्यावेदन नहीं भेजा, न ही नए डीजीपी के लिए पैनल भेजा है। ऐसे में ये तय है कि यूपी को इस बार भी पूर्णकालिक डीजीपी की जगह तीसरी बार कार्यवाहक डीजीपी मिलेगा। आपको बता दें कि 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को अचानक डीजीपी पद से हटाने के बाद यूपी को अभी तक पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिला है। और इसी के साथ 4 के मोर्चे में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।